हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। चैप्टर 24 हम लोग कर रहे हैं एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक बाय नितिन सागवान एंड सीमा मैम। ठीक है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, ठीक है, या फिर स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम करते हैं अगर उनका ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, ठीक है, और तो फिर ये बुक एसेंशियल सोशियोलॉजी तो सब लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इसका मैंने क्या किया है, यहाँ पे नोट्स बना कर दे रही हूँ। मतलब नोट्स मतलब ये नहीं कि आपको ये नोट्स बना हुआ है, बुक खोलो अपने सामने, क्या करो, बुक को ओपन कर लो, ठीक है, और बुक में लाइन जो दिया हुआ है वो देखो और इधर देखो, ठीक है। प्लस आपको इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ ओनली बुक का ही सब कुछ है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी मैं डाल रही हूँ। फॉर एग्जांपल दिखाया जाए तो ये देखो, ये सब ना एक्स्ट्रा मटेरियल है जो बुक में नहीं है, मैं इसमें डाल रही हूँ, ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल है, ठीक है। तो यही है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़। अगर आप करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं आपको बुक का सारा नोट्स और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी पूरी तरीके से। बुक को चैप्टर खोलो, इमर्जिंग इशू एजिंग को खोलो और बैठ कर देखो। अगर पॉइंट नहीं मैच करेगा तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो सब एजिंग, ठीक है, एजिंग के ऊपर हम बात करेंगे। 2023 में ना क्वेश्चन भी पूछा है कि एजिंग की वजह से, इसका मैं आंसर भी यहाँ पे अटैच की हुई हूँ, ठीक है, कि जो एज लोग हैं उन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो एजिंग क्या होता है, तो चेंजेस इन पर्सनैलिटी जो होता है ना, वो होता है एजिंग, ठीक है, पर्सनैलिटी में चेंजेस। डेटा देखा जाए तो 2011 का सेंसस में क्या है कि मोर देन 100 मिलियन पीपल 60 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे इंडिया में बाय 2050, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के अकॉर्डिंग 315 हो जाएंगे इन फ्यूचर। कौन? एज लोग, ठीक है। प्रेजेंटली देखा जाए तो 75% जो है, 75% लोग, बूढ़े लोग जो है गाँव में रहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट थ्योरी दिया गया है, ठीक है, बुक में देखोगे दिया हुआ है थ्योरीज जो एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है। सबसे पहले डिसएंगेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है कि जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होता है, ग्रो करता है, ठीक है, वो ना सोसाइटी से डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपना मीनिंग फाउंड करना चाहता है, अपने लाइफ का मीनिंग फाउंड करना चाहता है, ठीक है, फाइंड करना चाहता है। और फंक्शनलिस्ट थ्योरी है ये एक तरीके का, ठीक है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी। तो ये फंक्शनल थ्योरी क्या कहता है कि इससे लोगों को हेल्प मिलता है कि वो फ्री अप हो ऑफ दीज रोल्स, ठीक है, अपने जो पहले से रोल्स था उससे फ्री अप हो, एंड फॉर अदर, ठीक है, अपना जो रोल था वो किसी और को दे दें। जैसे पहले मम्मी थे, अब दादा बन गया, अब मम्मी किसी और को बनने दें भाई, टू परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसी का मतलब अकॉर्डिंग है, ठीक है, ओल्ड पीपल जो है फ्रेल, अनप्रोडक्टिव एंड लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस थ्योरी का कहना यही है। अब एज स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि रिएक्शन टू फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सोशल स्ट्रक्चर जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, ठीक है, और वाइडर स्ट्राटा ऑफ ओल्डर पीपल को अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहता है, बाय कैरोल एस्टेस, इनका क्या कहना है, इन्होंने इसमें क्या कहा, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजिंग 1991, इसमें जो इन्होंने क्या कहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी डिफाइन करता है कि क्या रोल जो है आर टू बी गिवन टू द एज, ठीक है। जैसा पॉलिटिकल इकोनॉमी रहेगा वैसा ही रोल बूढ़े लोग को मिलेगा एक इकोनॉमी में काम करने के लिए, ठीक है। रोल थ्योरी क्या कहता है कि मैन परफॉर्म करता है वेरियस रोल अपने लाइफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि जैसे हिंदू नोशन क्या था कि एक इंसान को जो है अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से जाना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था। तो इसी तरीके से जो है रोल थ्योरी ये कहता है कि एजिंग भी एक तरीके का रोल है, ठीक है, और वो रोल जो है मैन को प्ले करना पड़ता है, ठीक है। एक्टिविटी थ्योरी क्या कहता है कि जितना ज़्यादा एक्टिविटी रहेगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा ग्रेटर सेटिस्फैक्शन रहता है। एग्जाम्पल फौजा सिंह का मैराथॉन्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पांडा का क्या कहना है, ठीक है, एजिंग के ऊपर, कि स्टडी ऑफ उड़ीसा जो है इन्होंने फाउंड किया कि जितना ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑन फैमिली है ना, तो वहाँ पर जो है ना पुअर केयर किया जाता है, एडल्ट पुअर केयर ऑफ एडल्ट इन फैमिली, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक स्ट्रेन मतलब कि इकोनॉमिक बर्डन ज़्यादा है ना, ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन कमाने वाला बस एक ही है, तो वहाँ पे ना बूढ़े लोग का उतना ध्यान नहीं, बूढ़े लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। डिपेंडेंसी रेशियो अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है, और लॉन्गेटिविटी ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटी हो जाता है, एंड लॉन्गेटिविटी ड्यू टू फर्टिलिटी भी डाउन होता है और लॉन्गेटिविटी भी डाउन होता है ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है ये देख लेते हैं। तो डिफिनीशन इसका क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो इज़ कंपोज ऑफ डिपेंडेंट, मतलब कितने लोग डिपेंडेंट है एक पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, ओल्ड एज लोग डिपेंडेंट है ना, कि वो लोग अपने से तो कमा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग डिपेंडेंट ही ना किन के ऊपर है, यंग लोग के ऊपर या फिर जो कमाने वाले हैं, ठीक है, उनके ऊपर। चिल्ड्रन लोग डिपेंडेंट है और फिजिकल इन्फर्मिटी लोग डिपेंडेंट है, तो ये इसी को कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ कंपोज
कंपोज ऑफ डिपेंडेंट। वर्किंग एज कितना होता है? 15 से 60 साल की उम्र के लोग वर्किंग एज के होते हैं, जो लोग कमा रहे होते हैं। डिपेंडेंसी रेशो कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो पॉपुलेशन 15 से कम एंड 15 से ज़्यादा एंड 16 से कम को डिवाइड किया जाएगा पॉपुलेशन ऑफ 15 से 16 के बीच। ठीक है, तो ये ऐसे कर दिया जाएगा तो डिपेंडेंसी रेशो निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या, कि काउज ऑफ वरी क्या हो गया है कि जितना ज़्यादा डिपेंडेंट लोग रहते हैं तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी जो है आपका ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उतना लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगा एक कंट्री में, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, ऐसा मानना है। तो वही काउज ऑफ वरी क्या है कि डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं तो दिक्कत है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जापान में मोर नंबर ऑफ डिपेंडेंट है। फॉलोइंग डिपेंडेंसी रेशियो से क्या होता है कि बोला जाता है कि डिपेंडेंसी रेशियो अगर कम हो रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो कैसा है भाई? तो स्टेट बाय स्टेट वैरी करता है। केरला में जो है डिपेंडेंसी रेशियो मतलब डिपेंडेंट लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग ज़्यादा हैं, और बिहार में जो है डिपेंडेंसी रेशियो कम है काफ़ी। ठीक है, प्रभात पटनायक का क्या कहना है कि रूट काउज प्रॉब्लम ऑफ एज पीपल जो है कहाँ पे आता है? तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है एज लोग के ऊपर एक्सपेंडिचर अच्छे से नहीं डाल रही है। शकुंतला शेट्टर का क्या कहना है? सजेस्ट करती हैं कि हम लोग को एम करना चाहिए कि फैमिली को और स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो लोग केयर कर सके जैसा बूढ़े लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद डीन बेकर का क्या कहना है कि सोशल सिक्योरिटी द फोनी क्राइसिस 1999। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एजिंग जो है ये ह्यूज इम्पैक्ट नहीं करेगा इकोनॉमिक टर्म्स में, मतलब बुढ़ापा जो है एक इकोनॉमिक टर्म्स में उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा अमेरिका में। इंस्टीट्यूट जो है ये प्रेशर डाल सकता है फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, जो बिजनेस लॉ, मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में बताया जाए तो इनका कहना है कि एजिंग की वजह से इकोनॉमिक टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इकोनॉमिक इफेक्ट में किससे फ़र्क पड़ता है भाई? तो बिजनेस लॉबी, बिजनेस वगैरह की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में इफेक्ट पड़ता है, और फाइनेंशियल सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो इकोनॉमिक पे भी अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिल मुलन का क्या कहना है कि इन द इमेजिनरी टाइम बॉम्ब 2002, इसमें इन्होंने कहा है कि एजिंग का मतलब क्या है भाई? एजिंग एक टिकिंग बॉम्ब है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, एजिंग को जो टिकिंग बॉम्ब माना गया है, दिस इज़ रॉन्ग। एज हेल्थ फैसिलिटी अगर बढ़ जाता है तो पीपल जो है लंबे टाइम तक जी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज अगर आप 60+ हो गए तो अब भाई आपका टिकिंग बॉम्ब जो है स्टार्ट हो गया है, अब आपको कभी भी जो है तैयार रहिए, जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी बढ़ेगा तो आप लंबे टाइम तक जी सकते हो। ठीक है, मतलब आप नहीं, कोई भी इंसान, मतलब हर इंसान, मैं भी, मुझे भी होना है बूढ़ा। उसके बाद क्या है भाई, ये बुक में नहीं दिया है तो यही जो 2023 में क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं यहाँ पे डाली मेजर प्रॉब्लम फेस बाय ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है ब्रॉड ऐसे करके। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो मैं प्रॉब्लम बता देती हूँ, आपको अपने आप 2 मिनट में समझ में आ जाएगा भाई। इसको एकदम ऐसा बताऊँगी कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? देखो, अपना दिमाग लगाओ। एक इंसान को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कोई इंसान बूढ़ा हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, यानी कि उनके पास पैसा नहीं रहेगा, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं रहेगा, फैमिली पे डिपेंडेंट रहेंगे क्योंकि वो लोग तो कमा नहीं रहे हैं। हेल्थ केयर चैलेंज होगा, हेल्थ केयर का फैसिलिटी नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारा हेल्थ केयर कंडीशन भी उन लोगों का ख़राब रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। सोशल आइसोलेशन, वो लोग बूढ़े रहते हैं, घर ही में रहते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, अपनी जनरेशन नहीं, जनरेशन गैप भी फील करते हैं घर में। कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी वो लोग अलग अलग रहते हैं कि भाई, है ना, हम अलग हैं। एल्डर एब्यूज़ भी होता है, बहुत सारे जगह पे देखा जाता है कि फिजिकल एब्यूज़ होता है। ठीक है, फिजिकल हार्म किया जाता है, फैमिली उन पर ध्यान नहीं देती है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है उनको, उनके फाइनेंस को, जैसे कि पेंशन वगैरह छीन लिया जाता है ना, ये सब होता है। लिमिटेड एक्सेस टू सर्विस, जैसे कि वो लोग ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस, वो कहीं जाना है तो वो लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हैं, एसेंशियल सर्विस जो है नहीं यूज़ कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, और उसके साथ लीगल सपोर्ट वो नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड एक्सेस है लीगल सपोर्ट का। उसके बाद क्या है हमारा कि लीगल सपोर्ट नहीं ले पाते हैं। फिर क्या है कि लैक ऑफ केयर गिवर सपोर्ट, जो केयर गिवर जो है ना वो अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली पे। केयर गिवर के ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ जाता है कि कुछ ज़्यादा ही हमको ध्यान देना पड़ रहा है ना। डिजिटल एक्सक्लूजन, उनको मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह चलाने आता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग ये सब चीज़ चला नहीं पाते। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह भी नहीं कर पाते। अभी भी देखोगे तो घर के दादा नाना लोग जो है नहीं कर पाते हैं। हाउसिंग एंड एसेसिबिलिटी में भी दिक्कत है, जैसे कि इनएडिक्वेट हाउसिंग भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अर्बन प्लानिंग इशू, अगर वो लोग अकेले रह रहे हैं तो घर, उनके पास घर नहीं है, छत नहीं है ना, तो ये सब है। उसके बाद क्या है कि लीगल राइट एंड इनहेरिटेंस राइट में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है इनहेरिटेंस राइट क्या है, कैसे है ना। ओल्ड इंडिविजुअल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि वो लोग राइटफुल इनहेरिटेंस उसको उन लोगों को मिल ही नहीं रहा। लीगल लिटरेसी भी नहीं है उनको, तो वो अपने राइट को और इंटाइटलमेंट जो उनको मिलना चाहिए वो सब उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कहाँ गई मैं?
हाँ ये सॉरी, तो ये हो गया, लीगल लिटरेसी नहीं है, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ कंसर्न है, और डिप्रेशन एनजाइटी में चल जाते हैं क्योंकि अलग थलग आइसोलेशन में रहते हैं, है ना, इस वजह से। और स्टिग्मा भी फील करते हैं कि विथ मेंटल हेल्थ कंसर्न, कि भाई मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ें तो होती ही नहीं है, या फिर बता दो तो नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तो उस तरीके के सीमा के चक्कर में वो लोग अपना मेंटल हेल्थ पे ध्यान भी नहीं देते हैं। पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेंशन हर इंसान को मिलता नहीं है, और न्यू पेंशन स्कीम भी आ चुका है, ठीक है, वही बताया। तो इसमें भी है कि भाई सबको पेंशन मिलेगा नहीं, तो पेंशन नहीं मिलता है तो उन लोगों को बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं मिल पाता है, सोशल सिक्योरिटी मेजर भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, और एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ लेना। पीडीएफ चाहिए भाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो, मैं मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लोगे, और चैनल में जाकर ना लिख दो कि मुझे इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी बस तुरंत फटाक से, नोट चाहिए सारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम फेस बाय एल्डरली वुमेन, ठीक है। तो देखो एल्डरली वुमेन का मैंने निकाला तो है, लेकिन कार्बन कॉपी है, ठीक है, पीछे का जो है वो कार्बन कॉपी यहाँ पे भी है। जैसे हेल्थ चैलेंजेस, वही फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा नहीं रहता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंट रहते हैं, सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस फील करती हैं, कल्चरल नॉर्म्स की वजह से भी अलग रहती है, एल्डर एब्यूज़, उनको फिजिकल एब्यूज़ फेस करना पड़ता है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, लिमिटेड एक्सेस टू सर्विस रहता है, हेल्थ केयर नहीं एक्सेस कर पाती, लीगल सपोर्ट नहीं ले पाती हैं, केयर गिवर जो सपोर्ट नहीं देता है क्योंकि वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं फैमिली पे, केयर गिवर के ऊपर स्ट्रेस पड़ जाता है, डिजिटल एक्सक्लूजन, टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं आता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं कर पाती हैं। तो ये सब आप डाल सकते हो, ये है एग्जाम्पल, जैसे कि हेल्थ इशू क्या हर तरह से ये सब उन लोगों को प्रॉब्लम, आइसोलेशन लीडिंग टू मेंटल हेल्थ इशू भी आ जाता है, तो ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया एल्डरली लोग के लिए, ठीक है। तो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लाया, ठीक है, इसमें क्या था, फाइनेंशियल असिस्टेंट, इंप्रूविंग क्वालिटी लाइफ और एम्पावरमेंट, ये 3 चीज़ के लिए था ये, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा था, अब देखो ये इसके अंदर जो है, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट कैसे दिया जा रहा है, तो मंथली पेंशन दिया जा रहा, इम्प्रूव किया जा रहा है क्वालिटी लाइफ को कैसे, तो अन्नपूर्णा जो है ना स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम, वो फूड सिक्योरिटी दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है उनको। एम्पावरमेंट कैसे दिया जा रहा है, तो अब विडो लोग हैं ना, उन लोग को असिस्टेंट दिया जा रहा है, डिसेबल पर्सन को जो असिस्टेंस दिया जा रहा है, जिससे कि एम्पावरमेंट हो रहा है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन क्या क्या है, तो हेल्थ केयर सर्विस दिया जा रहा है इस स्कीम के अंदर, कम्युनिटी इंगेजमेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जा रहा है। अब हेल्थ केयर सर्विस क्या है, हेल्थ कैम्प, ठीक है, ये सब चेकअप, ये सब लगाया जा रहा है, मेडिकल चेकअप। इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या किया जा रहा है, एक्टिविटी अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसमें इंगेज हो रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे किया जा रहा है, तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ उन लोगों को कराया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना लाया गया, क्या एम था इसका, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे किया जा रहा है, तो पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे, तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न स्पेसिफाई किया जा रहा है, और ताकि वो बोला जा रहा है कि आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है। राष्ट्रीय वायुश्री योजना लाया गया है, ठीक है, ये क्या है, असिस्टिव डिवाइस है जो, और ये इन्हांस कर रहा है एसेसिबिलिटी को, ठीक है। असिस्टिव डिवाइस जैसे कि वॉकिंग स्टिक दिया जा रहा है, हियरिंग एड्स दिया जा रहा है, चश्मा दिया जा रहा है, ठीक है। इन्हांसिंग एसेसिबिलिटी जैसे कि क्या, एड एंड डिवाइस दिया जा रहा है ताकि सीनियर सिटीजन को आसानी हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम नाम ही से लग रहा है क्या है भाई, फाइनेंशियल रिलेटेड है, फाइनेंशियल प्लानिंग किया जा रहा है ताकि वो लोग सेव कर सके, इन्वेस्ट कर सके, पोस्ट रिटायरमेंट इनकम की तरह यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। कि अगर देखो सेविंग स्कीम है, सेव करेंगे तो क्या होगा, सेव जो रिटायरमेंट के बाद वो पैसा काम आएगा, है ना, यही है। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, हेल्थ कवरेज के लिए, इंप्रूव करता है हेल्थ को, ठीक है। हेल्थ कवरेज जैसे कि क्या, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे रहा है हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के खिलाफ, है ना, और इम्प्रूव करा है हेल्थ को, जैसे कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। अन्नपूर्णा स्कीम है, तो ऊपर ही पढ़ के हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए, है ना, जैसे मंथली प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन एलिजिबल एल्डरली को दिया जा रहा है, और माल न्यूट्रिशन को एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जा रहा है जिनको ज़रूरत है। और NISD प्रोग्राम है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, काउंसलिंग एंड रिहैबिलिटेशन के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा है, और उन लोग का मेंटल हेल्थ को, वेलबींग को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गया भाई, इतना बहुत, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है आपके पास, बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट ने क्या क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये इमर्जिंग इशू, सेक्स रेशियो, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग,
सेक्स रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल होता है, ठीक है। फर्दर इसको 2 पार्ट में बांटा गया कि एडल्ट सेक्स रेशियो क्या है और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है। डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, तो गेन इन ओवर सेक्स डेटा बताता है कि हम लोग सेक्स रेशियो में अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशियो देखा जाए तो अभी हम लोग 7 पॉइंट जो है थोड़ा बढ़ गए हैं। पहले 993 था सेक्स रेशियो हमारा आउट ऑफ 1000 मेल्स, ठीक है। अब हमारा 940 हो गया आउट ऑफ 1000 मेल्स 2011 में। चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा डिक्लाइन किया है। 0 से 6 साल की उम्र के बच्चे में क्या हुआ है कि 927 पहले 2001 में था, अब 914 हो गया है 2011 में। फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिया में क्यों पुअर सेक्स रेशियो है, क्योंकि फीमेल बच्चों को मार दिया जाता है रिलीजियस कल्चरल रिलीजन ड्यू टू रिलीजियस और कल्चरल वजह से, या फिर मेल चाइल्ड प्रेफरेंस की वजह से नेग्लेक्ट किया जाता है गर्ल बेबी को। जब वो लोग बच्ची रहती है तो उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो लड़की हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा बढ़ गया है, डॉरी डेथ हो रहा है, ऑनर किलिंग हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस की वजह से ये डेथ हो रहा है, ठीक है। और फिर माइग्रेशन की वजह से भी होता है। तो मेल लोग ज़्यादा माइग्रेट करके बड़े बड़े शहर में या फिर इंडिया के बाहर भी चले गए हैं, और ये लड़कियां ऐसे ही रह जाती हैं अपने गांव में या फिर ये। और फिर बहुत ये भी पॉइंट आप इम्पॉर्टेंट है, देखो कि वुमेन का कहीं कहीं पे तो सेंसस ही नहीं लेने देते हैं कि नहीं भाई हमारे घर की औरतें बहुत पर्दे में रहती हैं तो सेंसस नहीं लिया जाएगा, वो लोग अंदर ही रहेंगे। तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि घर में कितनी औरतें हैं या नहीं है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ऑफ पुअर सेक्स, अगर पुअर सेक्स रेशियो रहेगा तो क्या होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डेमोग्राफी डिस्टॉर्शन होगा, है ना, डेमोग्राफी ख़राब हो जाएगा इंडिया का। अनहेल्दी सोशल मिक्स हो जाएगा, कम लड़कियाँ हैं, कम ज़्यादा लड़के हैं तो प्रॉब्लम होगा ना। सेक्सुअल वायलेंस बढ़ सकता है, पॉलीगैमी बढ़ सकता है कि लड़के लोग एक से ज़्यादा शादी कर रहे हैं, ठीक है। री इन्फोर्स ऑफ सोशल लेवल्स, जैसे कि सोशल लेवल वापस आ सकता है, जैसे कि डॉरी डेथ वगैरह, है ना। फिर इम्पोर्टेड ब्राइड को उठा के ले आया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ फीमेल्स, ये सब बढ़ सकता है। क्राइम, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है ताकि ये सेक्स रेशियो को ठीक कर सके, तो PCPNDT एक्ट लाया गया जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन को इलीगल कर दिया गया है। स्पेशल इंसेंटिव दिया जा रहा है अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो हरियाणा में जो है ग्रेजुएशन तक उनको जो है एक कैश दिया जा रहा है, ठीक है। और UPSC भी जो है एग्ज़ाम फ़ी को वेव ऑफ कर रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक स्कीम भी लाया गया है, जैसे कि अपनी बेटी अपना धन एंड लाडली हरियाणा में लाया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है। टेक्नोलॉजी में भी जैसे कि साइलेंट ऑब्जर्वर एक टेक्नोलॉजी बनाया गया है जो कि अल्ट्रासाउंड मशीन में लगाया जाता है ताकि रिकॉर्ड किया जा सके कि कोई जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ये महाराष्ट्र और हरियाणा गवर्नमेंट में आया था। कंक्लूजन में अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे कि PCPNDT एक्ट जो है थोड़ा इनइफेक्टिव रहा है क्योंकि बहुत सारी जगह पे आज भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। हरियाणा में अल्ट्रासाउंड मशीन में जो लगाया गया था ये साइलेंट ऑब्जर्वर, ठीक है, लेकिन वो भी जो है उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अल्ट्रासाउंड मशीन में जो है ये फ्रॉम सिरसा एंड अदर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिला कि लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। मास अवेयरनेस प्रोग्राम अभी बहुत ज़रूरी है लोगों को, और फिर एजुकेशन फॉर ऑल लाना ज़रूरी है ताकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है कम हो सके, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी लॉ लाना ज़रूरी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना ज़रूरी है, हेल्थ केयर एक्शन जो है देना चाहिए, और एम्पावरमेंट प्रोग्राम भी लाना चाहिए औरतों के लिए। तो ये है हमारा सेक्स रेशियो, ठीक है। अब PYQ ये पूछ चुका है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। PYQ क्या पूछ रखा है कि रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशियो क्यों है इंडिया में, ठीक है, ये PYQ पूछा है। तो वही आपको अलग अलग रीजन का लिख लेना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख दो यहाँ पे कि नॉर्थ इंडिया में क्या सीन है सेक्स रेशियो का, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है ना, इस तरीके से सारा लिख दो तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में क्या सीन है, हरियाणा पंजाब एंड उत्तर प्रदेश में लोअर सेक्स रेशियो है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पैट्रियार्कल नॉर्म है, ठीक है। मेल चिल्ड्रन को ज़्यादा फेवर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चिल्ड्रन, फीमेल फीटिसाइड होता है, एंड गर्ल चाइल्ड को जो है ना नेग्लेक्ट किया जाता है। साउदर्न इंडिया में क्या होता है, केरला एंड तमिलनाडु में हाई सेक्स रेशियो है साउथ में, ठीक है। क्यों भाई, तो वहाँ पे हाई लिटरेसी है, ठीक है, लोग पढ़े लिखे हैं तो उनको पता है कि क्या करना है। साथ ही साथ जो है क्या है भाई, तो बेटर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, और इगैलिटेरियन सोसाइटी है वहाँ पे। इक्वालिटी पे लोग बिलीव करते हैं कि नहीं भाई ये कुछ ऐसा हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सब इक्वल है, इगैलिटेरियन सोसाइटी है, तो इसलिए वहाँ पे सेक्स रेशियो जो सही है। फिर क्या है, ईस्टर्न इंडिया में क्या सीन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में जो है हायर सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हायर सेक्स रेशियो है, ठीक है।
क्यों भाई? तो यहाँ पे जो है ना सन का प्रेफरेंस थोड़ा कम है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट गर्ल और वुमेन को दिया जाता है, ठीक है। स्टेट लाइक बिहार झारखंड में जो है लोअर सेक्स रेशियो है, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी इलिटरेसी और पैट्रियार्कल नॉर्म। वेस्टर्न इंडिया में क्या है कि वहाँ पे राजस्थान गुजरात में लोअर सेक्स रेशियो है, क्योंकि वहाँ पैट्रियार्कल नॉर्म है, प्रेफरेंस ऑफ सन है। महाराष्ट्र में हायर सेक्स रेशियो, क्यों? क्योंकि वहाँ का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बेटर है और लिटरेसी रेट भी हाई है। आखिर क्या रीज़न है इतना रीजनल वेरिएशन का सेक्स रेशियो का? ठीक है, सबसे पहला रीज़न है सोशियो कल्चरल फैक्टर, ठीक है। सोशियो कल्चरल फैक्टर में क्या है भाई? तो पैट्रियार्कल नॉर्म की वजह से होता है, सन प्रेफरेंस की वजह से होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत टाइम से रह चुका है, प्रेवलेंट रह चुका है, इस वजह से होता है, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से होता है, जहाँ पे पॉवर्टी और इकोनॉमिक हार्डशिप है वहाँ पे लोग सोचते हैं कि बेटा हो जाता तो हम लोग का इकोनॉमिक और हार्डशिप चला जाता, तो इस वजह से लड़की चाइल्ड पे जो है नेग्लेक्ट करते हैं वो लोग, जिसकी वजह से हायर मोर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है गर्ल चाइल्ड का, ठीक है। मतलब ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग नहीं बचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा लिटरेसी अवेयरनेस, ठीक है। हाई लिटरेसी रेट जहाँ पे है, जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तो हाई सेक्स रेशियो जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जहाँ एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस है फॉर वुमेन एंड गर्ल्स भी, तो फिर वहाँ पे जो है सेक्स रेशियो बेटर है, जहाँ नहीं है नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत जगह पे जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव रह गया है, जिसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो कहीं पे अच्छा है और कहीं पे बहुत अच्छा रहा है, तो वहाँ पे जो है अच्छा रहा है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे ऐसे कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशियो जो है इन इंडिया रिफ्लेक्ट करता है डीप सीटेड जेंडर डिस्पैरिटी जो कंट्री में अभी भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को प्रोग्रेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग को रीजनल वेरिएशन को ये करना है, एड्रेस करना है मल्टी प्रोंग अप्रोच के द्वारा, ठीक है। सोसाइटल एटीट्यूड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा करना है, लिटरेसी अवेयरनेस ये सब लेके आना है, वही सब बातें हैं, ठीक है। मैंने नेक्स्ट है हमारा इमर्जिंग इशू चाइल्ड एंड इन्फेंट मोटिलिटी। चाइल्ड एंड इन्फेंट मोटिलिटी होता क्या है? तो डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 0 से 1 साल, जो 0 से 1 साल के बीच के बच्चे हैं उनका डेथ रेट पर 1000 चिल्ड्रन बॉर्न, उसी को कहते हैं हम चाइल्ड एंड इन्फेंट मोटिलिटी। डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2016 का डेटा ये बताता है कि ओनली 40 पर 1000 लाइव बर्थ जो है ये डेथ रेट होता है, मतलब 1000 बच्चे होते हैं ना तो 40 बच्चे का डेथ हो जाता है, यही डेटा बता रहा है 2016 का, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फैक्टर्स जो चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करता है, क्या वजह है कि बच्चे का जो है ना इतनी कम उम्र में डेथ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, और फैक्टर्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहला फैक्टर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, वो जो लोग गरीब हैं, ठीक है, तो वो लोग हेल्थ केयर एक्सेस नहीं, न्यूट्रिशन नहीं दे पाते, सैनिटेशन नहीं दे पाते, इस वजह से बच्चे का डेथ होता है। एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं है तो उनको नहीं पता है कि भाई हमें कैसे चाइल्ड केयर करना है, तो इस वजह से डेथ होता है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी का एक्सेस नहीं ले पाते हैं लोग अच्छे से, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ पे भी अगर मैटरनल हेल्थ सही नहीं रहेगा तो फिर बच्चे का कैसे वो ध्यान रखेगी, ठीक है। और प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ, तो अगर वो नहीं सही से किया जाए तो भी चाइल्ड का मोर्टिलिटी रेट बढ़ सकता है। न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन की जहाँ पे बात है, तो यहाँ पे है कि माल न्यूट्रिशन अगर बच्चे को हो जाता है तो इसी वजह से मोर्टिलिटी ऑफ चिल्ड्रन का चांसेस हाई हो जाता है, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ नहीं करती है इसकी वजह से भी चाइल्ड के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ डिले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड की वजह से भी जो है डेथ होता है, ठीक है। मतलब कि ये भी है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी जो है एक सही टाइम पे देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है अच्छे से नहीं हो पाया, वैक्सीन वगैरह नहीं हो पाया, इस वजह से प्रॉब्लम आता है, डेथ रेट चाइल्ड डेथ रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अवेयरनेस एक्सेस नहीं है लोगों को कि भाई हमें वैक्सीन भी लगाना चाहिए, ठीक है। नॉलेज नहीं है कि वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, लोकेशन क्या है, इस वजह से भी जो है बढ़ रहा है हमारा चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। बर्थ स्पेसिंग फैमिली प्लानिंग है ही नहीं, शॉर्ट बर्थ, मतलब तुरंत ही एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है चाइल्ड के हेल्थ के ऊपर जो है अफेक्ट पड़ता है, और बोथ मदर एंड सब्सिक्वेंट चाइल्ड के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग अगर नहीं है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग नहीं है तो उसे भी प्रॉब्लम पड़ता है कि जैसे तैसे मतलब कि भाई शॉर्ट बर्थ इंटरवल हो जाता है और फिर अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जिसकी वजह से चाइल्ड एंड ये मोर्टिलिटी बढ़ रहा है, जैसे कि एयर क्वालिटी सही नहीं है तो हो रहा है, और
क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे कि क्लाइमेट का भी है, जैसे कि डिजीज़ फैल गया है ना, वेदर इवेंट्स ऐसा हो गया, ठीक है, ये है। और फिर वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक रोल है कि अगर वुमेन पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वुमेन पढ़ी लिखी रहेगी तो बच्चे का अच्छे से केयर करेगी, और वुमेन का अगर डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा तो वो अपने बच्चे के लिए जो है, बच्चे के वेलफेयर के लिए जो है डिसीज़न लेगी, जिससे कि चाइल्ड का मोर्टिलिटी रेट कम हो सकता है। तो ये सोशोलॉजिकल यहाँ पे आंसर डाला गया है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बुक में क्या लिखा है देखो, कि एज ऑफ मर्डर भी अफेक्ट करता है। अगर मदर का एज बहुत कम है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे का बचने का चांसेस काफ़ी कम रहता है। वेट एट बर्थ भी जो है का अफेक्ट करता है। जैसे कि WHO ने स्पेसिफाई किया है कि अगर किसी बच्चे का वेट जो है 250 ग्राम से कम है जब वो पैदा हुआ, तो वो हाई रिस्क में है कि उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से इंडिया पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बुक में दिया हुआ है। तो क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पॉपुलेशन सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जैसे कि क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सकता है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ सकता है, ठीक है। इन बाद में, मतलब करंट तो नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे बताया जा रहा है, बाद में, अभी तुरंत ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ बाद में डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज मैटरनल डिस्ट्रेस हो जाता है, इमोशनल ट्रोल मदर के ऊपर बढ़ जाता है अगर बच्चा का डेथ हो गया है तो। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस भी आता है, जैसे कि क्या, फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग ख़राब हो जाता है मदर का, है ना। और फिर मदर फेस करती है चैलेंजेस सब्सिक्वेंट आगे की प्रेगनेंसी में, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम होता है, जैसे कि ओवर बर्डन हो जाता है हेल्थ केयर के ऊपर। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की वजह से हेल्थ केयर रिसोर्स एंड सिस्टम में खराबी पड़ता है। ओवरवेल्म हेल्थ हॉस्पिटल हो जाता है, क्लिनिक हो जाता है, हाई नंबर ऑफ न्यू नेटल केसेस की वजह से, है ना, हो जाता है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या करता है कि चैलेंज करता है इन प्रोवाइडिंग टाइमली एंड क्वालिटी हेल्थ केयर ऑफ इन्फेंट। उसके बाद क्या है हमारा कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फैमिली क्या हो जाता है, फैमिली बर्डन बढ़ जाता है, चैलेंजेस फेस करता है। क्यों, क्योंकि रिपीटेड हेल्थ केयर एक्सपेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि माँ का भी ये हो गया, बच्चा भी नहीं है, तो वो सब प्रॉब्लम है। और इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेरेंट जो है वो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हो जाता है पेरेंट को, जिसको वो कोप अप नहीं कर पाते इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन को, ठीक है। हम क्या है भाई, तो पेरेंट को ना टाइम लेना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे वो जो है बच्चे का, पेरेंट को टाइम लेना पड़ता है कि कैसे वो बच्चे का हेल्थ इशू को जो है देख सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, एजुकेशन डिस्ट्रप्शन हो जाता है, सिबलिंग्स का एजुकेशन रुक जाता है, साइकिल ऑफ पॉवर्टी में लोग फंस जाते हैं। जैसे कि कैसे, तो फैमिली जो है अपना जो इन्वेस्ट करता पढ़ाई लिखाई में बच्चे के, तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ा है हेल्थ केयर पे, ठीक है, क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा हो गया, और बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मदर के साथ भी जो है हेल्थ इशू हुआ, ठीक है, तो इन सब में चला जाता है पैसा। कम्युनिटी एंड सोशल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कम्युनिटी गिरफ्त में जाती है, सोशल इनइक्वलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, वाइडर हो जाता है सोशो इकोनॉमिक गैप, वनरेबल कम्युनिटी फेस करता है ग्रेटर लॉसेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है चाइल्ड हेल्थ की वजह से, ठीक है। चिल्ड्रन फेस करती है लॉन्ग टर्म, चिल्ड्रन में फेस लॉन्ग टर्म हेल्थ चैलेंजेस। अगर कोई बच्चा बच भी जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन हो जाए उसको, है ना। और उसके बाद डेवलपमेंट डिले हो जाता है, बच्चा जल्दी डेवलप नहीं कर पाता है ना। उसको गवर्नमेंटल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन हो जाता है, जैसे हेल्थ केयर प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट कर रही है, तो उसको और अच्छे से गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे ये अगर चाइल्ड मोर्टिलिटी बढ़ा हुआ है तो गवर्नमेंट को जो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा हेल्थ केयर सोशल पॉलिसीज़ को, ठीक है। और फिर क्या, रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा ताकि वो जो है गवर्नमेंट ना हेल्थ केयर पे पैसा दे सके, न्यूनेटल एंड मैटरनल हेल्थ के ऊपर कर सके। तो एक तरीके से पॉलिसी चेंजेस भी आता है, ठीक है, गवर्नमेंट का। और फिर आगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन होप ऑफ फ्यू, मतलब कि पेरेंट्स को ये होप रहता है कि कुछ ही बच्चे, फ्यू बच्चे ही बचेंगे, तो इस वजह से वो लोग ढेर सारे बच्चे कर देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि उनको ये लगता है कि अरे कुछ ही तो बचेंगे, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम तो है नहीं, चाइल्ड मोर्टिलिटी सही नहीं है, और हेल्थ ऑफ मदर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम लोग ने पढ़ ही लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इमर्जिंग इशू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन फ्रॉम STD, हाइजीन एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है भाई, तो यहाँ पे बताया जा रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इंडिया, ठीक है। तो
रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है तो मैटरनल मोटिलिटी रेट काफ़ी हाई है, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ एग्जांपल है, ठीक है। मैटरनल मोटिलिटी रेट काफ़ी हाई है, माँ लोग बच्चे को जन्म देते हुए ज़्यादा डेथ हो रहा है उनका, और हेल्थ केयर एक्सेस नहीं कर पा रही है वो लोग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट भी हाई हो गया है। क्यों भाई? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है इस वजह से, ठीक है। इन्फेंट मोटिलिटी रेट बढ़ गया है, माल न्यूट्रिशन बच्चे में बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही सही नहीं है तो बच्चा कैसे हेल्दी पैदा होगा, ठीक है। लो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, सोशल स्टिग्मा है, ये नहीं करना है भाई, इस वजह से। उसके बाद हाई टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, मल्टीपल बर्थ कर रहे हैं लोग, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है भाई हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, नहीं होता है, क्या फैमिली प्लानिंग होता है, कुछ पता ही नहीं है, तो मल्टीपल बर्थ कर रहे हैं, ठीक है। और डिज़ायर नंबर से ज़्यादा एक्सीड हो जा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि हमें कुछ फैमिली प्लानिंग वगैरह करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एसटीडीज़ जो है, एसटीआईज़ वगैरह बढ़ रहा है, हाई इंसिडेंस हो गया है इसका, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि भाई ये भी कुछ होता है, ठीक है। उनके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, जैसे कि वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। वुमेन का रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो रहा है, क्योंकि वुमेन को ज़्यादा अफेक्ट करता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस देखा जाए तो वुमेन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर टीनेज प्रेगनेंसी भी हो जा रहा है, लोगों को नॉलेज नहीं है तो अर्ली पेरेंटहुड हो जा रहा है, और उन लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा है अगर अर्ली पेरेंटहुड बन जाएंगे तो, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, एजुकेशन ही नहीं है। अनसेफ अबॉर्शन हो रहा है, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ अबॉर्शन सर्विस की वजह से भी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो रहा है। लीगल रिस्ट्रिक्शन है, इसकी वजह से भी हो रहा है, ठीक है। उसका लिमिटेड रिप्रोडक्टिव राइट है, सोशल एंड लीगल कंस्ट्रेन है, कल्चरल नॉर्म्स की वजह से जो है उन लोग अपना लीगल रिप्रोडक्टिव राइट को जो है उतना नहीं समझ पा रही हैं, और अनीमिया इन वुमेन में बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, और मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो भाई इतना हमारा चैप्टर 24 अभी कंप्लीट हो गया। इतने दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि मैंने वीडियो बना कर रखा था, मैंने वीडियो बना दिया था, और क्या हुआ लास्ट में वीडियो जो है मेरा सेव ही नहीं हुआ। अब पता नहीं ये भी होगा कि नहीं होगा, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था इस वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करो। इसके बाद ना पार्ट 1 मैं बनाने वाली हूँ, और पार्ट 1 अगर आप देखोगे ना तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना शॉर्ट में और इतने अच्छे से उसको पॉइंट में बनाया है, सोशल थिंकर ये हो, बस आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा, और आपको प्लस नोट्स भी मिल जाएगा। एक लाइन में समझो और आपके पास नोट्स भी है कि आपको क्या एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और आपको नोट्स कहाँ से मिल रहा है? दिव्यांशी शुक्ला मैम है, ठीक है, जो इस साल ही आईपीएस बनी है 2020 ये 2022 में, ठीक है। 2022 में उनका देख लेना, उनका सोशोलॉजी ऑप्शनल था, ठीक है। उनका नोट्स मैंने जो है निकाला है, और उसमें से पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और प्लस प्लस क्या है भाई, स्लीपी क्लासेस है, ठीक है। स्लीपी क्लासेस का जो ऑनलाइन यूट्यूब पे जो दिया हुआ है ना, यूट्यूब पे मटेरियल, उसका वीडियो मैं देखती हूँ, फिर उसमें से पॉइंट इसमें जोड़ती हूँ, ठीक है। और जितना ज़रूरत है मैं वो डाल देती हूँ, ठीक है। और नोट्स के फॉर्म में दे रही हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर, मेरे चैनल को ना यहाँ पे ये अटैच कर दूँगी कमेंट सेक्शन में। आप टेलीग्राम पे जो है ना मुझे लिख दो कि मुझे इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, और मैं उस चैप्टर का पीडीएफ आपको भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।